क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जी हां दोस्तों, जिंदगी में तजुर्बा यानी कि एक्सपीरियंस, अनुभव बहुत बड़ी चीज है। हां, कुछ समय के लिए हमारा अनुभव खराब, अच्छा, खट्टा मीठा हो सकता है, लेकिन भाई अनुभव तो अनुभव है ना। आपको विशेषज्ञता एक अनुभव से ही आती है। एक्सपर्टीज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। स्वीकार कीजिए दोस्तों, अपने दोस्त अमित भट्ट का नमस्कार। प्रोग्राम एक मुलाकात में यह है रेडियो उड़ान। दोस्तों, टुडे वी हैव अनदर लेजेंडरी वुमन ऑफ इंडिया। टुडे वी आर गोइंग टू मीट legendary woman, the blind woman of India, Preeti Monga. Friends, Preeti Monga is a corporate trainer, consultant, motivational speaker, and the director of Silver Foundation organization. Preeti Monga has received numerous awards and recognitions for her great efforts made towards the disability sector, and she has got rewards and recognition for her dedication towards disability and people with vision impairment. So friends, come and join me. Welcome guest of today's show, Miss Preeti Monga. दोस्तों, प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हमारी मेहमान हैं डायनामिक लेजेंडरी ब्लाइंड वुमेन ऑफ इंडिया, मिस प्रीति मोंगा। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू in behalf of Radio Udan and especially in behalf of my show, program Ek Mulaqat. Thank you Amit, thank you very much. It's an honor to be on the show. Right. आज के प्रोग्राम का आगाज, या यूं कहें कि आज की मुलाकात का आगाज, मैं आपकी जो बायोग्राफी आपने लिखी थी, द अदर सेंसेस, उसके साथ करना चाहूंगा। सबसे पहले आप लिसनर्स के साथ वो शेयर करें जो बायोग्राफी आपने अदर सेंसेस के नाम से लिखी है और जो अब पब्लिश भी हो चुकी है, काफी पॉपुलर भी हो चुकी है। मेरे को एक्चुअली मेरा एक शुरू से एक बहुत बड़ा सपना रहा है, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आए और बहुत अलग अलग किस्म के चैलेंजेस आए। वो हर एक के जीवन के चैलेंजेस अलग होते हैं, लेकिन मेरे जीवन में एक सर्टेन किस्म के चैलेंजेस आए और मैंने उनको अपने तरीके से और अपने जितना भी मेरे पास सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, जैसे तैसे भी थोड़ी अपनी अकल से उन चैलेंजेस को पार करते हुए एक अलग ही रास्ता बना डाला अपने लिए। क्योंकि जो रेगुलर जीवन का रास्ता था वो मैं नहीं ले सकी। स्कूल से निकाली गई थी मैं क्लास 8 में। उसके बाद कहीं एडमिशन नहीं मिला मुझे। मैं रेगुलर स्कूल में थी, लोरेटो में। और जो उस समय पे, ये 1972 की बात है, और उस समय पे जो एक ब्लाइंड स्कूल था लड़कियों का, वो उस हालत में नहीं था कि मेरे माता पिता हिम्मत कर सकते थे मुझे उस हॉस्टल में छोड़ने की। और उन्होंने डे बोर्डिंग, मतलब डे स्कूल के लिए मुझे बिल्कुल मना कर दिया था। सो देयर वाज नो ऑप्शन। तो वहां से चलते हुए फिर मैंने सितार सीखा, और वहां पे वो भी विशारद करने के बाद मुझे मालूम चला कि मैं कभी भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं बन सकती, मुझे स्वर ज्ञान ही नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे अजीबोगरीब फेलियर्स मेरे जीवन में आए, और मैंने ये सोचा कि
मैं कई बार ये बैठ के सोचा करती थी कि क्या मेरी जिंदगी में कोई भी चीज मतलब सक्सेस तक नहीं पहुंचेगी, अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो पहुंचने लगती है और मेरे आगे से वो बिल्कुल फिर से वो खाई हो जाती है, और उससे भी ज्यादा गहरी, जो खाई में से मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये सब होते होते भी आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, हम बात करते करते आगे बढ़ेंगे। जब मैं वो चैलेंजेस काफी हद तक पार कर चुकी और मुझे ऐसे लगा कि शायद जो भी मेरे रूबरू मेरे साथ होता था या जिससे भी मेरी मुलाकात होती थी जिस भी प्लेटफॉर्म पे, तो लोग मुझे हमेशा कहते थे कि मैडम बहुत इंस्पायरिंग लगता है आपसे मिलके, हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। तो वहीं से मेरा एक सपना बन गया कि मैं इस धरती पे जितने भी व्यक्ति हैं एटलीस्ट एक बार उनसे रूबरू मिलना चाहूंगी, जस्ट कि उनको ये बताऊं कि जिंदगी जीने के लिए मिलती है हमें, ना कि उसको चैलेंजेस के आगे हार मान के वो खाइयों में डूबने के लिए, क्योंकि चैलेंजेस हर एक के जीवन में हैं और हर एक के जीवन के चैलेंजेस उतने ही खतरनाक हैं जितने मेरे थे, लेकिन बस वो कहानी और वो रास्ते अलग होते हैं। तो मैं हर एक को इंस्पायर करना चाहती थी और इस वजह से मैंने सोचा कि मैं किस तरीके से ये कर सकती हूँ। हर एक को तो मैं मिल नहीं सकती जाके, हर एक मुझे सुन भी नहीं सकते जाके, तो मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म है, अगर मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूं तो शायद वो पब्लिश हो जाए। मुझे पब्लिश होने का भी कोई उसकी गारंटी नहीं थी, लेकिन शायद वो पब्लिश हो जाए, मुझे लगा। और इसी सपने को लेके मैंने ऑटोबायोग्राफी के कुछ इनफैक्ट एक बार तो मैंने पूरी की पूरी लिख डाली और उसके बाद वो कंप्यूटर नए नए चलाने सीखे थे, तो मैंने फ्लॉपी पे लिख डाली, फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी तब, और फ्लॉपी पे लिख डाली और वो 300 पेज मेरे गायब ही हो गए, फ्लॉपी करप्ट हो गई। मैंने फिर भी छोड़ा नहीं, मैंने फिर दोबारा से उसे लिखना शुरू किया और कुछ चैप्टर्स लिखने के बाद मुझे एक मेरी फ्रेंड थी सुजन विश्वनाथन, जो सेलिब्रेटेड राइटर हैं, उन्होंने मुझे, मेरी चार्टर्ड बस में आती जाती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों नहीं तुम कुछ पब्लिशर्स को भेजती, तुम्हारी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है, तुम भेज के देखो। तो मैंने कहा चलो, ज्यादा से ज्यादा फिर से फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। और मैंने भेजी और भूल गई और लिखती गई। लगभग 6 महीने बाद मुझे एक फोन कॉल आता है कि आपकी ऑटोबायोग्राफी हम लोग बिल्कुल पब्लिश करेंगे, ये हम सब ने सहमति से पूरे पब्लिशिंग हाउस ने इसको अप्रूव किया है। और फिर तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि वाओ सो फिर उसका नाम मैंने इसलिए द अदर सेंसेस रखा कि माइनस दिस सेंस ऑफ साइट। बाकी सेंसेस से, बाकी जो हमारी इंद्रियां मेरी पास बची थी, उनसे मैंने उतना ले लिया और उतना काम करवाया जितना मैं कर चुकी। तो मुझे लगा कि अप्रोप्रिएट नाम यही लग रहा है। तो ये कहानी है द अदर सेंसेस की। जी, तो यानी जीवन चलने का नाम और चलता जा सुबह शाम, वो वाली बात है। देखिए, जब कभी हम, कोई मनुष्य जब ये सोचता है कि उसको जीवन में कोई बड़ा काम करना है, अच्छा काम करना है, तो एक बहुत बड़ी कभी कभी बाधा सामने आती है, बहुत सारे स्ट्रगल, पहाड़ जैसे स्ट्रगल, चुनौतियां सामने आती है। और कहा जाता है कि फेवरेबल कंडीशन में काम करना तो वो मेरे ख्याल से हर कोई कर सकता है, लेकिन जो कंडीशन फेवर ना हो, अनफेवरेबल कंडीशन को फेवर में लाना जो आपने किया, और उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और उनको फिर कन्फ्रंट करते हुए सफलता अर्जित करना, उसका तो मैडम मजा ही कुछ और है। खैर, आपके स्ट्रगल की लंबी कहानी है, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन आइए सबसे पहले हम आपके बचपन के इस दौर की बात करते हैं। सुना है जब आप क्लास 2 में थे बड़ी शिकायत आया करती थी आपकी, तो ऐसा क्या हो गया था क्लास 2 में? देखिए, क्लास 2 में ही शिकायत आया करती थी कि मैं होमवर्क ठीक से लिख के नहीं लाती हूँ, क्लास वर्क कंप्लीट नहीं करती हूँ, और लेकिन अटेंटिव हूँ क्लास में, और क्लास में जितना मैं जो ओरल काम है उसमें मैं एक्सीलेंट हूँ, और मैं शैतान बच्ची भी नहीं थी। तो ये शिकायत कुछ दिन घर गई तो मेरे पेरेंट्स भी थोड़े चिंतित हो गए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ। फिर टीचर्स के साथ मिलके उनको ऐसा लगा कि देखिए कुछ मेडिकल इशू भी हो सकता है, तो फिर वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और उन्होंने प्रोक्लेम किया, डॉक्टर ने जब पूरा मेरा फिजिकल चेकअप किया, कि ये तो आंखों में कुछ ऐसी दिक्कत है कि इसको बिल्कुल भी दिखाई, रीडिंग एबिलिटी है ही नहीं, और रीडिंग इम्पेयरमेंट तो है ही है, और दिखता भी बहुत कम है, पास से जाके क्लियर दिखता है लेकिन पास से जाके दिखता है। और उन्हें लगा कि 3-4 दिन के अंदर अंदर, ये रिसेंट अकरेंस है, और 3-4 दिन के अंदर अंदर मेरी साइट टोटली
चली जाएगी। खैर ऐसा नहीं हुआ, 3-4 दिन से कहीं ज्यादा लगे, कुछ साल लगे, लेकिन हाँ जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वो वही हुआ कि मेरे को विजुअल इम्पेयरमेंट तब डिटेक्ट करी गई। जी। और थोड़ा और आगे बढ़े तो देखिए आजकल बहुत शिक्षा अर्जित करते हैं लोग, कोई पीएचडी करता है, कोई एमबीए किए हुए है, और नाना प्रकार की शिक्षा है, बिल्कुल, मतलब एजुकेशन की कमी नहीं है। हाँ, लेकिन आपके बारे में जान करके ये कौन विश्वास करेगा कि यू आर द प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट ट्रेनर टुडे एंड मोटिवेशनल स्पीकर। जरा लिसनर्स को आप अपनी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बारे में तो बताएं। लिसनर्स क्या सोचेंगे मेरे बारे, क्योंकि मैं खाली क्लास 10 सर्टिफिकेट मैंने किया नेशनल ओपन स्कूल से, क्लास 10 किया, और वो भी तब मैं जब 22 साल की थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर, बेटी होने वाली थी, और 66% आज भी मुझे पता है, तब भी मेरे 66% आए थे, और दैट वाज द एंड ऑफ अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन। जी, ये it's actually unbelievable and this is also achievement actually। बात शर्म की नहीं है, this is the great example कि आपके पास और भी हुनर होने चाहिए, केवल शिक्षा ही सब कुछ नहीं है। और ये चीजें दरअसल जी, मैं यहाँ कुछ आपको रोक के कुछ कहना चाहूंगी कि शिक्षा और क्वालिफिकेशंस में बहुत बड़ा अंतर है। जी, शिक्षा एक चीज है और क्वालिफिकेशंस एक चीज है। तो मैं शिक्षा में बिलीव करती हूँ, मैं क्वालिफिकेशंस में ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं बिलीव कर नहीं पाऊंगी और कर नहीं सकी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा बचपन से, मैंने क्यों नहीं परस्यू किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत डांटा भी, बहुत इनकरेज किया कि तुम पढ़ लो, लेकिन मेरे को ऐसे लगा कि जिस सिस्टम ने मुझे सिर्फ मेरी दृष्टिहीनता की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया, तो वो सिस्टम इज नॉट वर्थ at looking at all, not worth going through। तो मेरा ये स्टैंड हो गया, और मैं काफी स्टबन किस्म की इंसान थी, वो जो मर्जी कहते रहे तो मैंने वो नहीं किया, लेकिन मैंने शिक्षा का पल्ला नहीं छोड़ा। मैंने, आप मानोगे नहीं, कोई सड़क पे लिफाफा भी मेरे पैरों से गुजरता था, मैं उठाती थी, उठा के जो मेरे साथ चल रहा होता था उससे बोलती थी कि इसको पढ़ के बताओ क्या है। लोग भी बड़े इरिटेट हो जाते थे, आज भी हो जाते हैं, लेकिन आज क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मुझे ज्यादा लोगों की सहायता नहीं चाहिए होती, पर फिर भी सड़क पे घूमता हुआ लिफाफा या इस तरह की चीज को पढ़ने के लिए आज भी मैं किसी न किसी को बोलती हूँ, क्या लिखा है, क्या है, मुझे बताओ, पहले बताओ। तो जानने की इच्छा मेरी हमेशा रही है, और मेरी हॉबी जो है वो, जो मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ जब मैं अपने आप को नॉलेज से भर रही होती हूँ, क्योंकि दैट इज माय हॉबी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक प्यासे को क्या जाने क्या मिल गया। तो शिक्षा और क्वालिफिकेशंस में बहुत फर्क है। जी, तो अब आइए चर्चा करते हैं, जब आपने जो भी क्वालिफिकेशन अर्जित करनी थी आपने की, उसके बाद एक बहुत स्ट्रगल वाला वक्त आपके जीवन में आया। आपने जब प्रोडक्ट सेल किए और बहुत ज्यादा आपको डिस्करेजमेंट भी मिली, बीच में इंकरेजमेंट भी मिली, हर तरह के लोग जीवन में होते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिसनर्स के लिए जानना कि कैसे जो सफलता की सीढ़ी थी उसकी शुरुआत आपने कैसे की, पहली सीढ़ी में क्या था, सेकंड स्टेप में क्या था। सो प्लीज शेयर। मैं लिसनर्स के लिए एक छोटी सी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी। एक छोटी सी कहानी है जिसको मैं शॉर्टकट में सुनाऊंगी। एक छोटा बच्चा था, तो एक बाबा जी के पास गया वो, तो उसने बोला मुझे कामयाबी चाहिए। वो बाबा जी बहुत फेमस थे कि भाई जो उनके पास जाता था, जो मांगता था उससे मिलता था। तो बाबा जी ने उसको साइड में बिठा लिया, पूरा दिन नहीं दिया उसको कुछ भी। तो बच्चा बहुत इरिटेट हो गया। अल्टीमेटली बाबा जी ने कहा कि चलो बेटा मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो ये बच्चे को नदी में लेके उतर गए, और बच्चा रोने लगा कि देखो बाबा जी, मैं तो आपसे सिर्फ ये जानना चाहता था कि भाई सक्सेस क्या होता है। तो उन्होंने बच्चे का जो सिर था उसको पानी के नीचे दबा लिया और वहीं दबाए रखा 1 मिनट 2 मिनट। बच्चा बहुत छटपटाया। ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं कि उसको पानी में वो डूब रहा है, ऊपर से बाबा जी ने हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन जब 3-4 मिनट हो गए तो बाबा जी ने बच्चे को निकाला और उसको गोद में उठा के
नदी के किनारे ले गए और बच्चा फिर छटपटाने लगा कि बाबा जी ये आपने क्या किया मेरे साथ। मैंने तो एक सिंपल सी बात पूछी थी आपसे कि कामयाबी कैसे मिलेगी। तो बाबा जी ने उससे एक सवाल पूछा कि जब तुम डूब रहे थे, जब मैं तुम्हें डुबा रहा था, तो तुम्हारी क्या इच्छा थी? तो बोले मेरे सांस लेने की इच्छा थी। तो बच्चा बोला, तो बाबा जी ने बोला कि भाई आपकी सांस लेने की इच्छा कितनी थी? जितनी आपकी सांस लेने की इच्छा थी उस समय, जब तक आपकी इच्छा कामयाब होने की उतनी जबरदस्त नहीं होगी, आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो ऐसी ही कुछ इच्छा मेरे अंदर है कि मैं हर चीज को लांघते हुए मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊं, खुशहाल बनाऊं, डिग्निटी से जीऊं। और वो मैं आज भी कर रही हूँ, स्ट्रगल मैं आज भी कर रही हूँ। तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये चैलेंज जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ? मेरी शादी हुई। मेरी शादी बिल्कुल पहले दिन से ही बिल्कुल ऑन द रॉक्स जिसको कह सकते हैं वो हुई। मैंने 2 घंटे में मुझे मालूम चल गया था कि मैंने गलत व्यक्ति से शादी कर ली है। लेकिन अब मैं उस टाइम बहुत इनोसेंट थी, बहुत डरपोक सी भी थी, बहुत जिसको कहते हैं बहुत फेलियर्स को फेस करते हुए मैं एक और फेलियर के सामने खड़ी हो गई थी। तो मुझे लगभग 5 साल लगे। मुझे 5 साल के लिए मैं बिल्कुल शॉक में थी। और उस बीच मेरे 2 बच्चे हुए, एक बेटी एक बेटा। और ये सब भी कब हो गया, कैसे हो गया, ये सब मुझे कुछ नहीं पता। मैं आज भी ये सोचती हूँ कि मैंने अपने बच्चे भी इंजॉय नहीं किए, बिकॉज मैं इतनी जबरदस्त तरीके से शॉक में थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि यहाँ तो ये जिंदगी जीने लायक नहीं है, या तो मैं सुसाइड करूं, बच्चों को भी मारूं, खुद भी मरूं, या फिर मैं अगर जीऊंगी तो डिग्निटी से जीऊंगी ताकि मेरे बच्चे भी कल सर उठा के जी सके। तो ये इच्छा, फिर वही सांस लेने वाली वो नदी के नीचे वाली बात। और मुझे 1.5 साल लगा खोजने में, मैं क्या करूं। फिर मैंने एरोबिक्स सीखा। उसके बाद वो इनफ नहीं था, उससे इनफ पैसा नहीं आता था, एक कांस्टेंट इनकम नहीं आती थी। उसके बाद मुझे एक व्यक्ति जिनको मैं जानती थी वो मिले और उन्होंने अचार का एजेंसी ली थी, उन्होंने मार्केटिंग शुरू करी थी। तो मैंने बोला भी मुझे नौकरी दिला दो। बोले नहीं, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, आपकी क्वालिफिकेशंस नहीं है, आप कैसे बेचोगी? तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को एटलीस्ट क्रेडिट पे पिकल दे दीजिए। और तब मैं NAB में एक छोटी सी जॉब करती थी एज कंप्यूटर टीचर। मैंने कंप्यूटर्स भी सीख लिए थे तब तक। और वहां पे कुछ अचार के डब्बे मैंने वहां मंगाए, कुछ मैंने घर पे मंगाए। अब फ्री में तो मतलब बिना इतना तो उन्होंने कर ही दिया था। तो मैं ऑफिस जाती थी, आती थी, और शाम को डोर टू डोर एक ना एक बच्चे को लेके अपनी लोकेलिटी से शुरू करती थी। एक डोर टू डोर हम लोग कभी रिक्शा पकड़ते थे, कभी पैदल ही जाते थे। और ऑफिस में भी मैं जो आता था उसको पहले अचार बेचती थी कि भाई बाद में बात करेंगे, पहले आप अचार लेके जाओ। तो इस तरीके से फिर मैं मार्केट टू मार्केट भी घूमी, काउंटर्स लगाए। लेडीज की पार्टीज में मैं एरोबिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन देने के माध्यम से जाती थी और मैं बताती थी क्योंकि मेरे अचारों में ऑयल नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो ये भी बेचो। तो ऐसे करते कराते कई बार मुझे याद है कि रात को 12-12 बजे मैं आती थी लौट के मार्केट से काउंटर्स लगा के। और करते कराते मुझे जब 1.5 महीना बीता और मैंने पैसे जब वापस दिए कंपनी को, तो जितनी सेल 5 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स थी जी, तो जितनी सेल 5 रिप्रेजेंटेटिव्स की थी उतनी से डबल मेरी सेल थी। तो मुझे जॉब मिल गई एज मार्केटिंग एंड सेल्स हेड, और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जी हाँ, आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसका एग्जाम्पल तो आप सेट कर ही चुकी हैं। वो जो परिणाम है वो सबके सामने है। आपका फेवरेट सॉन्ग है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। कोई खास वजह है इसके फेवरेट होने के पीछे? हाँ, एक तो दिल है छोटा सा ही होता है, ऑनेस्टली छोटा होता है। आशा भी छोटी सी है, लेकिन इस गाने में एक पंक्ति आती है, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया, बादलों में बांध लूं चुनरिया, अपनी चोटी से बांध लूं दुनिया। बस उसके चक्कर में लगी हुई हूँ मैं, और इसलिए वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और ऑफ कोर्स म्यूजिक इज ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटिंग है। और ये गाना मैंने तब सुना था जब मैं फिर से उस कीचड़ भरी खाई में गिरी पड़ी थी, और मेरे ब्रदर वो एक कैसेट खरीद के लाए थे, रोजा फिल्म आई थी, तो उन्होंने चलाया। उसने एक स्पार्क फिर से दिलाया मुझे कि नहीं, उठो, चलो। तो चलिए आज हम आपका ये फेवरेट सॉन्ग हमारे इस प्रोग्राम में सुन लेते हैं।
कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात और आज प्रोग्राम एक मुलाकात में हमसे मुखातिब हैं मिस प्रीति मूंगा। मैडम, फिर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कैसे जुड़े? एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर बहुत से कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में आप ट्रेनिंग फैसिलिटेट करती हैं, तो वहां आप कैसे पहुंचे और वहां के बारे में किस तरह का रिस्पांस रहता है, वो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। जी, तो जब मैंने आपसे कहा कि मैं निकली एरोबिक्स सिखाने निकली, तो मेरे मन में भी पहले सीखा मैंने जबरदस्ती, फिर मैंने सिखाना शुरू किया, तो मेरे मन में ये बात आने लगी कि मैं यहाँ तक पहुंच गई तो मैं डिसेबिलिटी की अवेयरनेस के लिए कुछ करूं। तो मैंने स्कूलों में जाके, जिस स्कूल ने मुझे निकाला था, मैं पहले उसी स्कूल में गई और वहां पे मैं करंट प्रिंसिपल से मिली और उनसे कहा कि मैं आपके बच्चों से, क्लास 11 और 12 के बच्चों से मैं हेल्थ के बारे बात करना चाहूंगी। उनको मैंने ये नहीं बोला कि डिसेबिलिटी के बारे, लेकिन डिसेबिलिटी ऑफ कोर्स जहां मैं हूं तो डिसेबिलिटी तो अपने आप पहुंच जाती है, अवेयरनेस अपने आप हो जाती है। तो इस तरह से मैं स्कूलों में लेक्चर्स देना शुरू किया। मैंने 1-2 कॉलेजेस में मेरे को मौका मिला। मैं खुद ही अपना मेरी मदर कई बार, मम्मी गाड़ी चलाती थी तो मम्मी मेरे को ड्राइव करके ले जाती थी और मैं जाके ये लेक्चर्स करके आती थी। फिर मेरी क्लासेस में, एरोबिक क्लासेस में बहुत सारे कॉर्पोरेट से लोग आते थे एक्सरसाइज करने और उन्होंने मुझे एक एक करके अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, अपनी कंपनीज में बुलाना शुरू किया एज अ मोटिवेशन स्पीकर, एज अ पर्सनालिटी जो इंस्पायर करेगी। वहां से शुरुआत हुई मेरी इस काम की। और जब मुझे लगा कि कितने लोग, मतलब कितना टर्न अराउंड होता है जब मैं टीचर हूँ, एज अ विजुअली इम्पेयर्ड वुमन, जब मैं टीचर हूँ और जो अपने आप को इतने बड़े बड़े सीईओ से लेके टॉप मैनेजमेंट से लेके बिल्कुल ब्लू कॉलर फैक्ट्री वर्कर्स के साथ मैं काम करती हूँ। एक एक व्यक्ति, मतलब उसका जीवन में कहीं ना कहीं वो छू जाती है मेरी बात। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसको अपना एक प्रोफेशन बना लूं। फिर मैंने इस ट्रेनिंग को प्रोफेशन बनाया। फिर मैं सॉफ्ट स्किल्स में गई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और लीडरशिप, टीम बिल्डिंग। मैंने काफी पढ़ाई करी और अगेन कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं थी मेरे पास, आज भी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की दया है कि अब मैं परसों बॉम्बे भी जा रही हूँ, डॉइच बैंक जा रही हूँ। तो ये बहुत ताज्जुब की बात है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। जी, तो वहाँ का आपको रिस्पांस कैसा रहता है? आप बहुत लोगों से मिले होंगे कॉर्पोरेट में, जाहिर सी बात है, और क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल कम हैं। आई हैव सीन वेरी फ्यू एग्जाम्पल। सो वहाँ पे इस तरह से जब आप जाते हैं और लोग बाग आपसे इंस्पायर होते हैं, उनको सीखने को मिलता है, तो आपको कैसा फील होता है जब फीडबैक्स लोगों के आते होंगे, रिस्पांस आते होंगे? देखिए, ऑब्वियसली बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि ट्रेनिंग के लिए। मैं अब तक पिछले इनफैक्ट 2010 में मैंने अपनी कंपनी लॉन्च करी थी, सिल्वर लाइनिंग सिनर्जीज, जो रिक्रूटमेंट्स भी कराते हैं। तो उसकी जो बिजनेस डेवलपमेंट है, सेल्स है, वो मैं ही करती हूँ।
तो मैं कोल्ड कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मैं HR हेड से मिलने जाती हूँ, कभी CEO से मिलने जाती हूँ। जब मैं पहले से तो फोन पे नहीं बताती हूँ कि जी मैं ब्लाइंड हूँ, जी ये है, जी वो है। मैं तो एज एन ऑर्डिनरी कॉलर जाती हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट मिल भी जाता है। और जिस टाइम मैं एंटर करती हूँ, ऑब्वियसली किसी के साथ जाती हूँ, मेरे को डायरेक्टर्स, मेरे हस्बैंड नहीं तो मेरे ब्रदर होते हैं साथ। तो जिस टाइम मैं एंटर करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं हाथ आगे करती हूँ, भाई अगला हाथ नहीं, मैं तो हाथ नहीं पकड़ सकती, तो उसी टाइम मेरे को उनको बताना पड़ता है, लुक आई कांट सी, आई एम ब्लाइंड, सो यू हैव टू एक्सटेंड योर हैंड एंड रीच फॉर माय हैंड। और उस टाइम ही एक चेंज आ जाता है उस व्यक्ति के माइंड में, जिसका माइंड विजुअल इम्पेयरमेंट के को नेगेटिव स्टेट में लेता हुआ अभी तक बैठा हुआ था, वो कंप्लीटली टर्न अराउंड हो जाता है। और मुझे वो 100 में से 90 लोग मुझे ये कहते हैं कि मैडम अपने जैसे लोग लेके आओ, वी आर विलिंग टू एम्प्लॉय पीपल। मैंने कहा लोग आए नहीं, कहते मैडम हमने नहीं देखे आपके जैसे। मैंने कहा देखो भाई मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको आप जी, सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयबल हैं। और ऐसे मैंने ऑलरेडी 350 कंपनीज में विजिट कर चुकी हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक अवेयरनेस क्रिएट हुआ है। बहुत सारी कंपनीज आर विलिंग नाउ, इनफैक्ट वो हमें कह रही हैं कि, और हमने कुछ विजुअली इम्पेयर्ड और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स दिए भी हैं अच्छी पोजीशंस में, गुड पोजीशंस में। धीरे धीरे वो कंपनीज कम फॉरवर्ड आ रही हैं। और जहां तक कि ट्रेनिंग्स और ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं, इट इज सो ट्रिमेंडस, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि वो लोग कैसे वो पलट जाते हैं। मतलब उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उनका जो ऑफेंस है, सब खत्म हो जाता है। वो अपने आप को अपने आप से जुड़ जाते हैं और वो अपने अंदर उनके जो छुपे हुए पोटेंशियल्स हैं, वो सोचते हैं कि यार ये ऐसा कुछ कर सकती है, तो व्हाट आर वी डूइंग, हम बहुत कुछ इससे अच्छा कर सकते हैं। तो दे आर मोटिवेटेड। कुछ लोग तो ऑनेस्टली, कुछ लोग तो आंसू बहा बहा के रोते हैं कि व्हाट नॉट, के मेरे लिए दया नहीं होती उनके मन में। अपने ऊपर उनको लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, अगर ये ऐसे कर सकती है। क्योंकि मैं टकराती, पड़ती, गिरती जाती हूँ, मेरी मोबिलिटी स्किल बिल्कुल 0 है, तो मैं एक को पकड़ती हूँ, दूसरे को पकड़ती हूँ, ऐसे किसी तरीके से पहुंच जाती हूँ कूदती। तो दिस इज रियली रियली ट्रिमेंडस। राइट. And I would now like to know a little more about your organization, Silver Foundation. Silver Linings. Yeah, Silver Linings. अमित, मैंने जैसे बताया, मैं ये अवेयरनेस का काम, काउंसलिंग का काम और ट्रेनिंग का काम विजुअली इम्पेयर्ड के लिए और डिसेबिलिटीज के ग्रुप्स के लिए मैं ऑलमोस्ट 25 साल से करती आ रही हूँ। जब से मेरे को होश है, जब से मैं करती आ रही हूँ। जहां पे एक मिलता है, एक के साथ 10 मिलते हैं, 10 के साथ जहां पे मुझे एंट्री मिलती है वो करती आ रही हूँ। फिर मैं न्यूज़पेपर्स में लिखती जा रही हूँ। सो बेसिकली जो भी काम मैं अपने सोशली कर रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि इसको बढ़ाना चाहिए, बिकॉज इसकी बहुत आवश्यकता है। और ये खाली एक प्रीति मोंगा नहीं कर सकती है, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप देना चाहिए। तो 2006 में मैंने सिल्वर लाइनिंग्स ट्रस्ट की स्थापना करी। और फिर मुझे लगा कि यदि मैं, क्योंकि एज अ फंड रेजर मैंने बड़ी जगह काम किया है, उसमें बहुत एनर्जी लगती है और रिजल्ट्स इतने आ नहीं पाते हैं। तो मुझे लगा कि इतनी एनर्जी अगर मुझे खर्चनी है, तो क्यों ना मैं एक कंपनी खड़ी करूं, बिजनेस लाऊं, और उस बिजनेस के पार्ट ऑफ द अर्निंग से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का काम चलाऊं। बाकी पीपल आर वेलकम टू हेल्प मी विद ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट। मैं सपोर्ट मना नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपनी एनर्जी खर्च नहीं करती हूँ फंडिंग के लिए, मैं अपनी एनर्जी बिजनेस को बढ़ाती हूँ। तो 2010 में मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं भी फेडअप हो गया हूँ कॉर्पोरेट लाइन से, तो हम कुछ करते हैं। तो मैं तो कूद गई, झटपट मैंने अपना सब कुछ नौकरी वोकरी छोड़ के बैठ गई। तो हमने ये कंपनी शुरू करी और 4 साल हो गए इस चीज को। जी, ये आपकी कंपनी है, लेकिन सिल्वर लाइनिंग तो आप काफी पहले शुरू कर चुके थे। आपको 90s के पीरियड में काफी अवार्ड्स मिले, मानव सेवा पुरस्कार, नीलम गंगा अवार्ड। थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहूंगा। देखिए, अवार्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आपको लेटेस्ट बता देती हूँ। लेटेस्ट मुझे नेशनल अवार्ड मिला है 2013 का। दैट वाज आल्सो सो अमेजिंग। मुझे कोई वो नहीं था, यकीन नहीं था मिलने वाला है, बिकॉज मैंने हांगकांग की एक
एक मीटिंग और एक वर्कशॉप बार्कलेज की एक्सेप्ट करी हुई थी ऑलरेडी 3 months बैक। तो फिर मुझे इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से डांट भी पड़ी कि मैडम आपने अप्लाई किया हुआ था तो आपको यहाँ रुकना चाहिए था। मैंने बोला भैया मेरी काम की कमिटमेंट और विजुअली इम्पेयर्ड के काम में कमिटमेंट तो पब्लिक से ही होती है ना, अवार्ड कोई भी लेगा। तो बाकी छोटे मोटे अवार्ड्स मिलते रहे। तो इसके बारे मतलब मैं क्या बताऊं आपको, यही काम करते करते लोग मुझे पकड़ पकड़ के अवार्ड दे रहे थे। तो मुझे भी खुद नहीं समझ आता था कि क्यों मुझे अवार्ड मिलते हैं। मुझे आज भी खैर नहीं समझ आता, बिकॉज अभी भी मैं अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन नहीं बोलूंगी। मैं अभी भी बोलूंगी कि आई एम स्टिल सर्वाइवर स्ट्रगलिंग। और सपने मेरे और बड़े होते जाते हैं, क्योंकि कई सपने मैं देख के उनको हासिल कर चुकी हूँ। जैसे ही वो सपने हासिल हो जाते हैं मैं नए सपने देखने लगती हूँ। तो इसलिए मेरी जो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉइंट है वो है ड्रीम इट डू इट। राइट। एंड बिफोर वी अमन रियली रीच टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम, फ्यूजन आपने एक रिसेंटली एक जबरदस्त चीज भारत में शुरू की है, उस ग्रुप के बारे में मैं जानना चाहूंगा। जी जी, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा सपना है मेरा। ये सपना था कि मैं मेन स्ट्रीम का एफर्ट्स बहुत लोग, सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी तरह से कर रहे हैं। तो मुझे लगा शायद कोई नया एफर्ट, बिकॉज अभी भी हम लोग इतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो शायद कुछ नया करा जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम नॉन डिसेबल्ड और डिसेबल्ड में फ्रेंडशिप पैदा करी जाए और रिलैक्स्ड और सोशल नेटवर्किंग से जो फेस टू फेस हो। आजकल सब लोग ही ईमेल्स पे और ये जो वर्चुअल हो गए हैं और ये कन्वीनियंस में फंस गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम लोग फेस टू फेस फ्रेंडशिप डेवलप करें तो वो बैरियर जो है वो अपने आप मेल्ट अवे हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो मेन स्ट्रीमिंग अपने आप हो जाएगी। ये तो मुझे इसलिए इसका नाम सूझा नहीं कोई, तो मैंने फ्यूजन रख दिया। और फ्यूजन की अभी तक 4-5 गैदरिंग्स हो चुकी हैं। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं बहुत छोटा, क्योंकि लोगों को मोबिलाइज करना पहली बात है। डिसेबल्ड को मोबिलाइज करना एक प्रॉब्लम है, विजुअली इम्पेयर्ड, पर फिर भी इतने लोग आते हैं कि मैं देख के हैरान हो जाती हूँ। मुझे लगता है उनको मेरे को सल्यूट करना चाहिए, वो आ रहे हैं। लेकिन नॉन डिसेबल्ड अभी भी बहुत कम है जो आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम है। लेकिन जो आ रहे हैं दे आर अमेजिंग, इतने अमेजिंग है कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं मैं बताने जाऊंगी तो शायद हमारा प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। बट इट इज, मेरा सपना है कि ये हम लोग नेशनली ऐसे फोरम्स, फ्यूजन जो है हर देश के हर कोने में, हर सिटी में, हर टाउन में हो, और दोस्तियां हर लेवल्स पे हो, और ये इंटरनेशनल भी बन जाए ताकि कोई बैरियर रहे ही ना नॉन डिसेबल और डिसेबल, क्योंकि नॉन डिसेबल वाले ही तो डिसेबल्ड होते हैं। ये तो बहुत अमेजिंग बात है। जी बिल्कुल ठीक। दोस्तों, हम भारत के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होने के नाते क्या हम अपने समस्त संवैधानिक अधिकारों से परिचित हैं? रेडियो उड़ान जल्द ही लेकर आ रहा है सूचना का अधिकार पर आधारित एक विशेष प्रसारण, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। तो श्रोताओं, जल्द ही मिलूंगा मैं आपका दोस्त अमित भट्ट प्रोग्राम सूचना का अधिकार में, और हमारे साथ होंगे एक नए एक्सपर्ट, एक नए विशेषज्ञ जो कि जानकारियां देंगे सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ।
एक सक्सेसफुल इंसान की कहानी में उसकी सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ तो रिस्पॉन्सिबल होती है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन पर्सनल लाइफ का कंट्रीब्यूशन भी कोई कम नहीं रहता। मिस्टर अश्विनी आपके हस्बैंड है एंड लकीली पर्सनली आई नो हिम एज वेल। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और आपको मिस्टर अश्विनी कैसे मिले, ये ब्रीफली मैं जानना चाहूंगा। लिसनर्स के लिए बहुत इंस्पायरिंग चीज है ये भी। बिल्कुल। मेरी फर्स्ट मैरिज जैसे मैंने आपको बताया वो क्रैश कर गई। उसके बाद 11 साल ट्राई किया हम लोगों ने टू मेक इट वर्क, तो वो वर्क नहीं हुई। तो अल्टीमेटली आई डिसाइडेड मूव अवे फ्रॉम इट। मैंने खुद ही डिवोर्स के लिए अप्लाई किया और फाइनली मुझे 1.5 साल के अंदर अंदर एक्स पार्टी डिवोर्स भी मिल गया। लेकिन मेरा सपना अभी भी था कि मुझे एक लाइफ पार्टनर तो चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं अकेली जी सकती हूँ। नॉट ओनली बिकॉज आई एम अ ब्लाइंड वुमन, दैट इज नॉट द पॉइंट। अगर मेरे पास पैसा है तो आई कैन हायर हेल्प, अगर मुझे सिर्फ काम करवाने हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसकी स्ट्रेंथ मुझे मिले, जिसका करेज मुझे मिले, जो मेरी सोच रखता हो और मेरे सपने के साथ उनके भी सपने मिलते हो। तो मुझे ऐसा एक बंदा नजर आया जब मैं वो मार्केटिंग मैनेजर और सेल्स में काम कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड जो है अश्विनी जो है मेरे से 10 साल छोटे भी हैं, नॉन डिसेबल्ड हैं और तब मैरिड भी नहीं थे। वो 27 साल के थे, मैं ऑलमोस्ट 37 को टच कर रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा, मुझे लगा कि ये बिल्कुल फिट करते हैं जो जिस तरह का पर्सन मुझे चाहिए अपने लाइफ का, जो मेरा फ्रेंड भी हो, पार्टनर भी हो और मेरा सपोर्ट हो और मैं उनकी सपोर्ट बनूं। तो मैंने खुद ही पूछ डाला कि भाई आप मेरे से शादी करोगे? तो उसको तो ऑब्वियसली तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन 20-22 दिन के बाद उन्हें भी ऐसा शायद लगा। तो 20-22 दिन लगे मुझे और फिर उन्होंने एग्री किया और आज हमें 17 से ऊपर साल हो गए, हम शादीशुदा हैं। हैप्पीली मैरिड। दैट्स वंडरफुल। अब आखिर में जी बहुत जरूरी है कि हम एक जब मोटिवेशन स्पीकर के साथ बात कर रहे हैं और प्रोग्राम के आखिर में अगर हम कुछ एक आपसे मैसेज ना लें तो मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि आज की यंग जनरेशन के लिए, और यंग जनरेशन के लिए ही क्यों बल्कि वो तमाम लोग जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और आपकी आवाज जन जन तक पहुंच रही है, तो मैं चाहूंगा चलने से पहले आप एक मैसेज जो आपको लगता है कि डिलीवर होना चाहिए, वो मैं चाहूंगा कि आप वो संदेश हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ें। जी, ये थोड़ा कड़वा सच है जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ और जो मैसेज देती भी हूँ कि जो कुछ हमारे साथ घट रहा है, कोई भी घटना, दुर्घटना, अच्छी घटना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जिस दिन हम ये समझ लें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा जीवन किधर को जा रहा है, उस दिन हम अपने जीवन को लाइन पे लाने का पहला कदम उठा लेते हैं। तो इसलिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ आपने अपना समय निकाला और बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की। प्रोग्राम एक मुलाकात में आने के लिए और स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित, इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। और मैं ये भी कह दूं अमित के आपने ये प्रोग्राम को इतनी ब्यूटीफुली कंडक्ट किया है कि आई हैव टू से बल्ले बल्ले फॉर दिस। थैंक यू, इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एंड फॉर द एंटायर टीम ऑफ रेडियो उड़ान। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी मुलाकात मैडम प्रीति मोंगा के साथ। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जी हां दोस्तों, ये हिम्मत एक बड़ी चीज है। किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए हिम्मत रखना, अपना भी और दूसरों का भी हौसला अफजाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। ये हिम्मत जो शब्द है ना, ये आपको ऊंचाई के बड़े शिखर तक ले जा सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसा आज की हमारी मेहमान मैडम प्रीति ने हमें बताया कि एक समय उनके जीवन में ऐसा आया कि वो निराशा से भर गई थी,
और जीवन से मानो उनका मोह ही भंग हो गया था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारी लाइफ में ये टेम्परेरी फेज आते हैं जिसको हमको किसी ना किसी तरह निकाल देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा की तरह आप हमारे इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं या फीडबैक भेजना न भूलें। हमारी ईमेल आईडी, जहां के आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपनी फीडबैक के साथ और अपने विचारों के साथ। हमारी ईमेल आईडी है amit@radioudan.com और mail@radioudan.com। आप आशावान रहें और इसी तरह हमारे साथ रेडियो उड़ान से प्रसारित होने वाले तमाम रेडियो प्रोग्राम्स का आनंद लेते रहें और एक मुलाकात में हम आपसे मिलते रहेंगे हमेशा की तरह। अगले हफ्ते दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगा, आज ही के दिन इसी समय एक नई पर्सनैलिटी के साथ। सुनते रहें रेडियो उड़ान। नमस्कार।